काजू मंडी गांव एक हाईवे के किनारे बसा था। गांव में रहता था रमन। रमन पढ़ा लिखा था और बेरोजगार था। उसके अम्मी अब्बू तो थे नहीं, पर हाईवे के किनारे जमीन का छोटा सा टुकड़ा था। उसमें रमन सब्जियां उगाता और उन्हें बेचकर अपना गुजर बसर करता। रमन सब्जियां बेचने पार्लर वाली के घर जाता। पार्लर वाली की बेटी रूपा रमन से सब्जियां खरीदती थी। रूपा जवान और निहायत खूबसूरत थी, एकदम दूध जैसी गोरी चिट्टी। रमन रूपा को पसंद करता था। और रोज रोज सब्जियां बेचने उसके घर जाता था। अब सिर्फ देखने से जी नहीं भरेगा, मुझे रूपा का हाथ मांगना ही होगा। अगले रोज रमन सब्जी बेचने गया तो पार्लर वाली सब्जी खरीदने आई और मौके का फायदा उठाकर रमन ने बात छेड़ी। चाची जान, मैं रूपा से निकाह करना चाहता हूँ। ये सुनते ही पार्लर वाली एकदम से भड़क उठी। आलू प्याज की दुकान, जानता है मैं अपनी बेटी को दूध से नहलाती हूँ, सब्जियां मैं खाती हूँ और उसे दूध दही पनीर खिलाती हूँ। तू कर पाएगा ये? भिखारी कहीं का, चल दफा हो जाए यहाँ से, दोबारा शक्ल मत दिखाना। ऐसा कहकर पार्लर वाली गुस्से में अंदर चली गई। मायूस रमन भी वहां से लौटने लगा तो उसके पीछे रूपा खड़ी रो रही थी। क्या तुम भी मुझे गलत समझती हो? ना तुम गलत हो और न मेरी अम्मी जान गलत है। मैं अम्मी का फैसला मानती हूँ। मुझे चाहते हो तो अम्मी का फैसला बदलो, बड़े आदमी बनो। ऐसा कहकर रूपा भी चली गई और बीमार रमन भी घर चला गया। इसका मतलब रूपा मुझे चाहती है, बस दिक्कत है उसकी अम्मी। बड़ा आदमी बनने के लिए सब्जियों का कारोबार बढ़ाना होगा और उसके लिए चाहिए पानी। फिर क्या, अपनी सारी जमा पूंजी दांव पर लगाकर रमन हाईवे किनारे अपने खेत में कुआं खुदवाने लगा। लेकिन भारी मायूसी हाथ लगी। 100 फीट गहराई के बाद भी एक कतरा पानी का नहीं मिला और रमन मायूस होकर रोने लगा। मैंने इतनी सारी रकम लगाई और बदले में क्या मिला? धूल, मिट्टी और पत्थर। रमन रो रहा था, तभी एक फकीर वहां आया और कहने लगा, रोने से कोई फायदा नहीं, ये जमीन पर लानत है, पानी का एक कतरा नहीं मिलेगी। ऐसा क्यों? हजारों साल पहले एक ऋषि कमंडल में दूध लेकर यहाँ तपस्या करने आया था। जैसे ही उसने कमंडल रखा, कमंडल गिर गया और सारा दूध जमीन पी गई। गुस्सा होकर ऋषि ने जमीन को लानत दिया कि ये कतरा कतरा को तरसेगी। फकीर की बात सुनकर दुखी रमन घर चला आया और सो गया। रात को हाईवे से दूध का एक टैंकर गुजर रहा था। अचानक टैंकर पलट गया और सारा दूध हाईवे से बहने लगा। सुबह हुई, रमन हाईवे आया तो उसने पलटा हुआ टैंकर देखा। रमन कुएं के पास आया और जैसे ही उसने कुएं में देखा तो वो चकित हो गया। सारा कुआं दूध से भरा हुआ था। लगता है टैंकर का सारा दूध कुएं में जमा हो गया है। रमन ऐसा सोच ही रहा था कि उसे पीछे से किसी ने आवाज लगाई। रमन ने पलटकर देखा, पीछे एक सेठ खड़ा था। मैं मिल्का सेठ हूँ, मिल्का एंड मिल्का कंपनी का मालिक।
काश्तकारों से दूध खरीद कर हमारा टैंकर शहर आ रहा था, पलटी हुआ और सारा दूध आपके कुएं में जा गिरा। क्या हम अपना दूध निकलवा सकते हैं? बेशक निकालिए, कुआं मेरा है पर दूध तो आपका है। फिर क्या था, सेठ ने एक टैंकर बुलवाया। कुएं में वाटर पंप डाला गया और कुएं का दूध टैंकर में निकलने लगा। 2 मिनट के अंदर टैंकर भर गया, लेकिन कुएं से एक कतरा दूध कम ना हुआ। सेठ के साथ साथ रमन भी चकरा गया। कमाल है, हमारा एक टैंकर दूध था, सारा निकाल लिया, फिर भी कुएं में दूध कम नहीं हुआ। चक्कर क्या है? आज तक जिंदगी में ऐसा कमाल नहीं देखा। भाईजान रमन, मैं तुम्हें 100 टैंकर के पूरे पैसे दे रहा हूँ और कॉन्ट्रैक्ट भी कर रहा हूँ। रोज 100 टैंकर दूध चाहिए। मिल्का एंड मिल्का कंपनी तुम्हारे कुएं का दूध बेचेगी। ये लो, 100 टैंकर्स के पूरे 1 करोड़ रुपए हैं। सेठ ने रमन को 1 करोड़ थमाए तो रमन की खुशी आसमान छू गई। पूरे गांव में कुएं की बात फैल गई और पूरा गांव कुआं देखने आ गया। पार्लर वाली भी रूपा को लेकर कुआं देखने आई तो रमन बोला, चची जान, रूपा दूध से नहाती थी, अब दूध में डुबकियां लगाएगी। 1 करोड़ हर रोज कमा रहा हूँ, अब तो हाँ बोल दीजिए। कल सुबह चाय पर आना, निकाह की तारीख निकलवानी है। ये सुनकर रूपा शर्मा गई और रमन भी खुश हो गया। दोपहर को फकीर बाबा फिर आए और बोले, कुएं में दूध इसलिए आया क्योंकि टैंकर के दूध का कमंडल के दूध के साथ मिलाप हो गया। अब यह कुआं कभी खाली नहीं होगा। जो भी हुआ अच्छा हुआ, ऋषि की लानत मेरे लिए तोहफा साबित हुई। इस तरह से दूध के कुएं से रमन की पूरी जिंदगी ही बदल गई और रमन बड़ा आदमी बन गया। काशीपुर दही इलाके में 2 पड़ोसी रहा करते थे, रामलाल और श्यामलाल। दोनों में 36 का आंकड़ा था। दिन भर दोनों झगड़ते रहते क्योंकि दोनों बेरोजगार बेइल्मी थे। एक दिन श्यामलाल घर में बैठा था और उसकी बीवी बाहर से भागती भागती आई और कहने लगी, अरे अपना पड़ोसी रामलाल तालाब के आब से पैसे बना रहा है और तुम हो कि घर में काहिल बैठे हो। बीवी की बात सुनकर श्यामलाल को हैरानी हुई। तुम खुद जाओ और देख आओ। श्यामलाल भागते भागते तालाब पहुंचा और देखकर हैरान रह गया। रामलाल ने एक नाव खरीदी। वो लोगों को नाव में बिठाकर सैर करा रहा था और बेइंतहा पैसे कमा रहा था। श्यामलाल रामलाल से मिला तो रामलाल कहने लगा, अहमक था मैं जो दिन भर बेकार बैठा हुआ तुमसे झगड़ा करता रहा। अब मैं एक देही से पैसे कमा लूंगा और बड़ा आदमी बन जाऊंगा और जहाज खरीद लूंगा। रामलाल लोगों को नाव में बिठाकर तालाब की सैर करा रहा था और श्यामलाल फटी आंखों से देख रहा था। रामलाल से उसे हसद होने लगी। मैं भी देखता हूँ तू कैसे रईस शख्स बनता है। श्यामलाल एक मौलवी के आशियाने में गया और वहाँ से तलस्मी खाक ले आया। शब के वक्त में उसने वो खाक तालाब के आब में घोल दी। आब में डालते ही तालाब का आब खौलने लगा और श्यामलाल हंसने लगा। जहाज तो दूर, अब इस पानी में तू नाव भी नहीं चला सकता। सुबह हुई तो उबलते आब की खबर पूरे दही इलाके में आया हो गई और तालाब के साहिल पे मजलिस हुई। तालाब का उबलता आब देखकर लोग डरने लगे। रामलाल अपनी नाव के पास खड़ा होकर सदा देने लगा, चलो चलो, किसे करनी है उबलते तालाब की सैर? पागल है क्या? नाव में बैठकर उबलते तालाब में जाएंगे तो पकोड़े नहीं बन जाएंगे। हमें नहीं करनी है कोई सैर वैर। सारे लोग चले गए और रामलाल परेशान हो गया। लगता है नाव बेचनी पड़ेगी, मैं तो बर्बाद हो गया। चंद रोज बीत गए। श्यामलाल घर में निकम्मा बैठा था। उसकी बीवी आई और कहने लगी, क्या काहिलों की तरह बैठे हो, कुछ तो करो। रामलाल का इतना बड़ा नुकसान करा दिया, और क्या करूं? रामलाल के नुकसान में तुम्हारा क्या फायदा? फायदा सोचो, इतना बड़ा देही इलाका है, एक भी चाय की दुकान नहीं। उबलते तालाब में चाय पत्ती डालो
और चाय फरोख्त करो। श्यामलाल फौरन सेठ के पास गया और बोला, सेठ जी, मुझे 1 ट्रक चीनी, 1 ट्रक चायपत्ती और 1 ट्रक इलायची और 1 टैंकर दूध चाहिए। इतनी बड़ी रकम में माल, क्या गोलमाल है? बस आप भिजवा दो, पैसे 1 साल बाद दे दूंगा। दूसरे दिन 1 ट्रक चीनी, 1 ट्रक चायपत्ती, 1 ट्रक इलायची और 1 टैंकर दूध उबलते तालाब के किनारे आ गया। तो श्यामलाल ने तीनों ट्रक तालाब में खाली करवा दिए और तालाब में चाय बनने लगी। इलायची की खुशबू सारे देही इलाके में फैल गई और लोगों की तालाब के पास मजलिस होने लगी। चाय ले लो, चाय ले लो, चाय चाय। लोगों ने चाय का तालाब कभी नहीं देखा था, इसीलिए चाय पीने और तालाब देखने लोगों की मजलिस होने लगी और श्यामलाल बेइंतहाई खुश हो गया। इधर रामलाल ने देही इलाके में पाइप और नल की दुकान खोली, वो उसी में मसरूफ था। एक रात रामलाल नल फिटिंग करने दूसरे देही इलाके जा रहा था, तो रास्ते में उसे आशियाने वाला मौलवी मिला और कहने लगा, वो श्यामलाल तुम्हारा पड़ोसी है ना? तिलिस्मी खाक ले गया था तालाब में डालने के लिए और पैसे नहीं दिए। सुना है चाय का तालाब बेच रहा है, उसे पैसे लौटाने के लिए बोल देना। बाबा चला गया और रामलाल समझ गया कि नाव के कारोबार में टांग अड़ाने वाला श्यामलाल ही है। मेरा कारोबार बंद करा दिया, अब मैं भी देखता हूँ कि चाय का तालाब कितने दिन चलता है। दूसरे दिन रामलाल तालाब के पास गया। श्यामलाल चाय निकालकर लोगों को पिला रहा था और बेइंतहा पैसे कमा रहा था। अरे तुम इसे पैसे क्यों देते हो? ये तालाब इसका थोड़ा ही है, मुफ्त में चाय पिया करो। क्या बक रहा है? मैं तुमसे नहीं, लोगों से बात कर रहा हूँ। रामलाल, बात तो ठीक है, लेकिन हमें ये चाय निकाल कर देगा कौन? देखो चाय कैसे उबल रही है। श्यामलाल हमें चाय निकाल कर देता है, इसीलिए हम पैसे देते हैं। मैं दूंगा तुम्हें चाय निकाल कर। वो कैसे? मैंने पाइप नल का कारोबार कर रखा है। चाय के तालाब में पाइपलाइन लगवाकर सीधे तुम्हारे घर में नल डाल दूंगा, फिर घर में बैठकर जितनी मर्जी आए उतनी चाय पी लेना। लोग रामलाल की बात मानकर चले गए और श्यामलाल मुसीबत ज़दा हो गया। शक्कर मेरी, चायपत्ती मेरी, इलायची मेरी, दूध मेरा, और तुम्हारा क्या? नाले पे दहला, तुमने मेरा पैर खींचा, अब मैं तुम्हारा पैर खींचूंगा। इस तरह से श्यामलाल बर्बाद हो गया और रामलाल को नया कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। उसने पाइपलाइन से लोगों के घर चाय भिजवाई और कर्जदार बना श्यामलाल देही इलाका छोड़कर भाग गया।